फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेटा तीन चीजें बेसिकली हमारी कवर होती हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। इनके मतलब अभी हम समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आप पहले ही परिचित हो, आपने पहले बनाई हुई है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमारे लिए इस चैप्टर के हिसाब से इन्हीं को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। बट इसके अलावा एक दो चीजें और आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीन चीजें होती हैं। अब ये तीनों चीजों का मतलब समझते हैं। ये जो पहले दो अकाउंट है बेटा, इन दोनों अकाउंटों का पर्पज है कि हमारे बिजनेस ने एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया उसको निकाल के देंगे, यानी हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताए। परफॉर्मेंस, हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए, यानी एक साल में हमने बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट अर्न किया ये पता होना चाहिए हमें एक साल में। बेटे देखो सिंपल सी चीज है, हमने अकाउंट्स बनाए क्यों, हम अकाउंट्स पढ़े क्यों रहे हैं? हमने स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री सीखी। जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता था? बुक्स के अंदर बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। जर्नल की बात, आपने लेजर्स अकाउंट बनाए। लेजर्स अकाउंट क्यों बनाए जाते थे? ताकि एक सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को किसी एक प्लेस पे लिखना। सारी सैलरी सैलरी अकाउंट में आ जाए, सारी परचेजेस परचेजेस अकाउंट में आ जाए, सारी सेल्स सेल्स अकाउंट में आ जाए, फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट में आ जाए, राम की सारी ट्रांजैक्शन राम अकाउंट में। यही पर्पस था ना, सारी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को एक प्लेस पे लिखना। वो लेजर्स अकाउंट बनाए गए बेटा। लेजर्स अकाउंट बनाने के बाद तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया। क्या पर्पस था ट्रायल बैलेंस का? क्यों बनाया गया ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया गया ताकि सारे लेजर्स को, डेबिट वाले लेजर्स को डेबिट कॉलम में लिख दिया जाए, क्रेडिट वाले लेजर्स को क्रेडिट कॉलम में लिख दिया जाए और टोटल करके देख लिया जाए कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आना चाहिए। अब ट्रायल बैलेंस बन गया बेटा, तो अब हमें बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट इसीलिए बनाए जाएंगे ताकि हमें उन लेजर्स को इन अकाउंट में ट्रांसफर करने से ये पता लग सके कि हमारे बिजनेस ने कितना पैसा कमाया। ठीक है। और बैलेंस शीट क्यों बनाई जाएगी? बैलेंस शीट बनाई जाएगी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, यानी हमारे बिजनेस ने कितना पैसा किससे लेना है और किससे देना है, यानी बिजनेस की एसेट्स कितनी है और बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है। अब आपको पता होगा ट्रायल बैलेंस में तो एसेट भी होंगी, ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर होगा नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस में उसमें ट्रायल बैलेंस में वो होगा, मशीन होगी नहीं होगी, परचेजेस होंगी नहीं होंगी, सैलरी होगी नहीं होगी। क्या सैलरी बैलेंस शीट में जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी ना तो कोई एसेट और ना ही लायबिलिटी। एसेट बैलेंस शीट में आएंगी, लायबिलिटी भी बैलेंस शीट में आएंगी, बट एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। इनकम बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। इनकम एंड एक्सपेंसेस इन दो अकाउंटों में जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा बेटा? ट्रायल बैलेंस में आपने अगर 6 चैप्टर में सीखा हो, मॉडर्न अकाउंटिंग में अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में बांटा गया था। 5 कैटेगरीज: इनकम, एक्सपेंडिचर्स, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। 5 अकाउंट्स थे: इनकम, एक्सपेंडिचर्स, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल।
5 थे। 5 में से जो इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं वो बेटा एसेट से लेना देना नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंसेस का, क्योंकि इनकम ना तो एसेट ना लायबिलिटी, ऐसे ही एक्सपेंसेस ना तो एसेट और ना लायबिलिटी। इनकम एंड एक्सपेंसेस इन दो अकाउंट में जाएंगे बेटा, चाहे उसमें जाए चाहे उसमें जाए वो हम बाद में सीखेंगे। और एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल, एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल बैलेंस शीट में जाएंगे, क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल दोनों लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में आएगा, और एसेट्स तो एसेट में आएंगी आएंगी। तो यानी एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल ये तीन चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी। इनकम एंड एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? ऊपर वाले दोनों अकाउंटों में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? अब ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाएगा? सबसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे बेटे, फिर पीएनएल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में सबसे लास्ट में जाएंगे हम बैलेंस शीट में, क्योंकि तुमने बैलेंस शीट तो पहले ही बना रखी है, तुम्हें आती है बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। हम दोबारा सीखेंगे कैसे बनाई जाती है, लेकिन सबसे लास्ट में आज का टॉपिक है जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। मेन है ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का एक बार मैं फॉर्मेट बना के दिखाता हूं आपको, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है। सबसे ऊपर बेटे आप टाइटल डालोगे ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बेटा 1 साल के बनाए जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम आएंगी और एक्सपेंसेस आएंगे। इनकम और एक्सपेंसेस 1 दिन के होते हैं या 1 साल के होते हैं? अगर मैं सैलरी की बात करूंगा तो पूरे साल की लोगे, अगर मैं बोलूंगा प्रॉफिट कितना कमाया तो पूरे साल का ही प्रॉफिट लेंगे, राइट? तो बेटा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी एक दिन पे नहीं बनाए जाते, एक पीरियड के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? एक पीरियड के। तो इसलिए यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर, कौन सा ईयर? एंडेड, मान लो हम मार्च 31 2024 के अकाउंट्स बना रहे हैं, यानी हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे जा रहे हैं उस साल का जो साल हमारा खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को। यानी कौन से साल के बना रहे हैं इसका मतलब? फिर 23-24 वाला, यानी जो तुम्हारा 10th क्लास का ईयर 23-24 वाला, जो 23-24 ईयर के अकाउंट्स का ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाए। क्लियर? फॉर द ईयर, नाम से क्लियर है, फॉर द ईयर, यानी इसके अंदर सारे खर्चे 1 साल के होंगे। फॉर द ईयर सारी इनकम भी 1 साल की होगी। क्लियर? फॉर्मेट बेटा सिंपल है बेटा, इसके अंदर कोई लेजर अकाउंट वाला फॉर्मेट नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, बस यही इसका फॉर्मेट है। इसके अंदर कुछ डेट वगैरह एलएफ वगैरह कुछ नहीं होगा। पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर और फिर दोबारा अमाउंट, ये होगा बेटे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बस। ठीक है? हमें पता ही है लेफ्ट हैंड साइड कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड, और राइट साइड कौन सी होती है? किसी भी अकाउंट की लेफ्ट डेबिट होती है और ये क्रेडिट होती है। ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट्स के रूल याद हैं आपको बेटा? क्या होता था नॉमिनल अकाउंट का रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। यानी कोई इनकम होगी तो कहां जाएगी? क्रेडिट में जाएगी, और कोई एक्सपेंस होगा तो कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? क्यों बनाया जाएगा बात करते हैं, पहले कैसे बनाया जाएगा और क्या क्या आइटम इसके अंदर आती है उस पर बात कर लेते हैं। अब बेटा इधर एक्सपेंसेस आएंगे, उधर इनकम आएंगी। आप बिजनेस किस चीज का करते हो पहले मुझे ये बताओ। आप बिजनेस बेटा फिक्स एसेट्स को खरीदने बेचने का करते हो, या बिजनेस गुड्स को खरीदने बेचने का करते हो? दोनों में से एक ही होगा, या तो गुड्स का होगा या एसेट्स का होगा। किसका बिजनेस होता है? गुड्स का बिजनेस होता है। जो आप गुड्स खरीदते हो उन्हीं गुड्स को बेचते हो। प्रॉफिट किससे कमाया जाता है बेटा? गुड्स खरीदने बेचने से कमाया जाता है या एसेट्स को खरीदने बेचने से कमाया जाता है? गुड्स को खरीदेंगे और गुड्स को बेचेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आपने कोई एक आइटम 10 रुपए की खरीदी और 12 रुपए की बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ, बट कितने का होगा, कैसे होगा, वो हमें ये अकाउंट सिखाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सीखना बेटा एक एक चीज। सपोज करो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कराता जाऊंगा, पहले मेरा मकसद है आपका पर्पस बताना। आपने 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी है। कितनी गुड्स खरीदी है? 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी है, और गुड्स का नाम रख लेते हैं, हमारा काम है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, हमारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बेटे, और हमने टीवी खरीदे हैं, 1 लाख रुपए के टीवी खरीदे हैं, और एक टीवी की कॉस्ट 10,000 रुपए। कितने टीवी खरीदे होंगे हमने? 10। 1 लाख रुपए के टीवी खरीदे हैं, और एक टीवी की कॉस्ट कितनी पड़ी हमें? 10,000 रुपए। तो 10,000 का एक टीवी, और 1 लाख रुपए की टीवी खरीदे, तो डेफिनेटली कितने टीवी खरीदे होंगे? 10 टीवी खरीदे होंगे। वो आपकी परचेज है या सेल है? वो परचेज अकाउंट वर्ड यूज होगा या टीवी अकाउंट वर्ड यूज होगा? परचेज अकाउंट। टीवी अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। टीवी कब होगा? जब वो एसेट होगी। एसेट नहीं है ये, हमारी क्या है? टीवी हमारी गुड्स है, क्योंकि हम टीवी को खरीदने बेचने का काम करते हैं। तो गुड्स को खरीदेंगे तो गुड्स के लिए वर्ड यूज होता है परचेज अकाउंट, ना कि एसेट अकाउंट। क्लियर है आप लोगों को? अब ये अगर आपकी परचेज है 1 लाख रुपए की, एज पर नॉमिनल अकाउंट, क्या मुझे बता सकते हो परचेज डेबिट होती है क्रेडिट होती है? डेबिट। तो इस अकाउंट में कहां जाएंगी सारी परचेजेस? डेबिट में। ध्यान से देखना, हम जब मैं परचेजेस को लिखूंगा तो यहां पे लिखूंगा टू परचेजेस। ठीक है, टू परचेजेस कितने की थी? 1 लाख। ये 1 लाख रुपए की हमने परचेजेस कर ली। कितने टीवी थे? एक बार मैं इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको आसानी होगी। 10 टीवी थे एट द रेट ईच। ₹10,000 का एक टीवी और 10 टीवी खरीदे। ठीक है, अब मैं कहता हूं आपने 10,000 का एक टीवी खरीदा है, तो एक टीवी 10 में बेचोगे या 10 से ज्यादा में बेचोगे? कुछ ज्यादा में बेचोगे। मैं कहता हूं आपने एक टीवी 15,000 का बेचा। क्या जरूरी है बेटा आपने एक साल में 10 टीवी खरीदे इस होप में कि ये 10 टीवी हम बेचेंगे और इससे ज्यादा बेचेंगे दोबारा खरीद के, लेकिन क्या पूरे टीवी बिक जाएंगे इस बात की कोई गारंटी? आपने पूरी साल में 10 टीवी खरीदे और एक टीवी की कॉस्ट 10,000 थी और आपने ओनली 5 टीवी बेच पाए। 10 में से कितने टीवी बेच पाए? तो सेल 5 की हो पाएगी या 10 की हो पाएगी? 5 टीवी की हो पाएगी। पक्का? तो सेल्स एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट में आएंगी या क्रेडिट में आएंगी? सेल्स इनकम है या एक्सपेंस है? सेल्स इनकम एक्सपेंस इनकम है, और इनकम कहां होती है बेटा? क्रेडिट। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्रेडिट साइड में बाय। कितने टीवी बेचे हैं बेटा? 5। एक टीवी कितने का बेचा? 15,000 का। तो कितना पैसा आएगा? 75। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इस अकाउंट को ध्यान से देखना। देखो ये अकाउंट कैसे बनता है। रट्टा तो कोई भी लगा लेगा। अगर मुझे रट्टा लगवाना है तुम्हारा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का, विद इन 5 मिनट्स में ट्रेडिंग अकाउंट भी बनवा दूं, पीएनएल अकाउंट भी बनवा दूं और बैलेंस शीट भी बनवा दूं, और तुम बना भी लोगे और तुम्हारे आंसर भी बिल्कुल मैच होंगे, और वो तरीका आसान होगा। मतलब आपके हिसाब से वो तरीका आसान होगा, क्योंकि आपको दिमाग यूज करना नहीं पड़ेगा अपना बेटा, और जहां दिमाग यूज ना करना पड़े वो आसान होता है हमेशा। लेकिन मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आए। रट्टा तो बाद में भी लगा लेंगे, रट्टा लगाना है तो ठीक है। रट्टा लगाने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए बेटा दिमाग के ऊपर जोर डालना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं समझ आए, नहीं समझ में आया तो रट्टा बाद में लगा लेंगे। एक बात बताओ, तुमने एक टीवी कितने का खरीदा था और एक टीवी बेचा कितने का? तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तुम्हें प्रॉफिट नजर आ रहा है? ठीक है, तुम कहते हो सर प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा? पर टीवी कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने टीवी बेचे हैं? 5 टीवी बेचे हैं, और पर टीवी 5,000 का प्रॉफिट। तो 5,000 इंटू 5 कितने का प्रॉफिट हुआ?
25 का प्रॉफिट। आंसर देखते हैं 25,000 आएगा या नहीं आएगा। इनकम कितने की है इधर 75, एक्सपेंसेस कितने हैं उधर, तो इनकम ज्यादा या एक्सपेंसेस ज्यादा, एक्सपेंसेस ज्यादा, तो इस अकाउंट के हिसाब से तो लॉस आ रहा है भाई। खर्चा कितना हो गया 1 लाख और इनकम कितनी हो पाई 75,000, इस हिसाब से तो लॉस हो गया। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट तो गलत बन गया। फिर हमसे गलत नहीं बना बेटा, आप गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आप खर्चा तो बुक कर रहे हो 10 टीवी का और सेल की इनकम कितने टीवी की बुक कर रहे हो 5। अगर बेटा आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो खर्चा भी 5 का होना चाहिए और इनकम भी 5 टीवी की होनी चाहिए, तभी तो प्रॉफिट दिखेगा। और कितना प्रॉफिट दिखना चाहिए हमें 25,000 प्रॉफिट दिखेगा आपको 25,000, लेकिन 25,000 का प्रॉफिट तब नजर आएगा जब खर्चा भी 5 टीवी का हो और इनकम भी 5 की हो। इनकम कितने की है 5 टीवी की, खर्चा कितने का है 10 का, तो उसको क्या करना चाहिए 5 का खर्चा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। बट क्या मैं यहां पे 5 टीवी इंटू 10,000 50,000 कर दूं, अगर यहां मैं 50 कर दूं आपकी बात मान के बेटा, तो हमारी सारी अकाउंटिंग का सत्यानाश हो जाएगा। आपने 10 टीवी परचेज करे या नहीं करे, करे तो 10 ही है या 5 करे हैं आपने, तो मैं यहां 5 तो नहीं कर सकता बेटा। अगर आपने 10 टीवी खरीदे हैं तो परचेज तो 10 ही रहेगी, यहां 5 कर दिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा काम, फिर सारी अकाउंटिंग फेल। क्योंकि अभी तक मैं आपको करवा के आया था कि अगर आप कोई गुड्स खरीदोगे तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करोगे, तो वो डेबिट करके आए हो, और जो आपने परचेजेस अकाउंट डेबिट किया था वही मैंने लिखा है यहाँ पे। इसको मैं कम नहीं कर सकता, और कम नहीं करूंगा तो फिर आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैच करने के लिए क्या बनाया गया कि अगर आपकी सेल 5 टीवी की है तो परचेज भी 5 टीवी की रहे, इसके लिए ये बना दिया गया भाई तुमने खरीदे कितने हैं टीवी 10 में से कितने बिक पाए 5 टीवी जो तुम्हारे हाथ में है, क्या वो तुम्हारा खर्चा है अभी, वो तो इस साल का खर्चा है ही नहीं ना, वो जब बेचेंगे तभी तो कंपेयर करेंगे बेटा। मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, एक प्रिंसिपल होता था मैचिंग प्रिंसिपल, क्या होता था मैचिंग प्रिंसिपल, 1 साल के एक्सपेंसेस इनकम भी कितनी की होनी चाहिए 1 साल की, इनकम कितने टीवी की ली है बेटा, तो खर्चा भी कितना बुक करना चाहिए हमें इस अकाउंट में। अगर इनकम 5 टीवी की है तो खर्चा भी कितना होना चाहिए बेटा 5, लेकिन मैं यहां 5 परचेजेस नहीं कर सकता, इसलिए इसके अपोजिट में क्लोजिंग स्टॉक डाल देता हूं। कौन सा स्टॉक डाल देता हूं क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक हमारे पास बच गया। तुमने 10 टीवी खरीदे थे और 5 टीवी बेच दिए, तो अभी भी तुम्हारे पास हाथ में कितना स्टॉक है 5 टीवियों का स्टॉक है या नहीं है, ईयर एंड पे है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जो माल आपका बिका नहीं वो क्लोजिंग स्टॉक है, आप परचेज के अपोजिट में डाल दो, अपने आप परचेज कम हो जाएंगे। डाल के देखते हैं, यहां लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में बेटे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने टीवी हैं आपके हाथ में 5 टीवी हैं, एक टीवी की कॉस्ट कितनी पड़ी थी तुम्हें 10,000, तो कितने का स्टॉक पड़ा है तुम्हारे पास। अब देखो इसके टोटल में से वो माइनस करके जो तुम कह रहे थे प्रॉफिट वो आ रहा है या नहीं आ रहा, अब वो प्रॉफिट आ रहा है। कितना हो गया टोटल इसका 1,25, उसमें माइनस करो 1 लाख 25,000 प्रॉफिट आ रहा है, और तुम्हारे हिसाब से कितना प्रॉफिट आना चाहिए था, अब प्रॉफिट आ रहा है बिल्कुल फिट। क्लियर है पक्का। ये 3 आइटम आपको समझ में आई, ट्रेडिंग अकाउंट में ये 3 आइटम क्यों आती हैं, समझ आया। अगर कोई आपसे पूछे परचेज डेबिट में क्यों आएगा, क्या जवाब दोगे। एज पर नॉमिनल अकाउंट परचेजेस क्या होनी चाहिए डेबिट। सेल्स क्रेडिट में क्यों आएगा, इनकम है, एज पर नॉमिनल अकाउंट इनकम क्या होती है क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में क्यों आएगा, उसको डेबिट में क्यों नहीं लिख देते आप। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में क्यों आएगा, डेबिट में लिख देते, क्या दिक्कत है। आप कहेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक को परचेज के अपोजिट में डाला गया, किसके अपोजिट में डाला गया परचेज के। आप कहोगे कि सेल मैंने अगर 5 टीवी की करी है तो खर्चा भी कितने टीवी का होना चाहिए 5 टीवी का खर्चा बुक होना चाहिए इस अकाउंट में, अगर आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालनी है। खर्चा कितने टीवी का हो रखा है 10 का, तो 10 का यहां खर्चा बुक हो गया, 5 का क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर परचेज से माइनस किया जाए तो ऑटोमेटिकली परचेजेस क्या हो जाएंगी
कम हो जाएंगी। तो परचेजेस को इस अकाउंट में रिड्यूस करने के लिए या परचेजेस का खर्चा इस अकाउंट में कम करने के लिए इसके अपोजिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा गया है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक को अगर डेबिट में डाल दूंगा तो परचेज बढ़ जाएंगी, फिर तो खर्चा और बढ़ जाएगा। अगर ये मैं 50,000 इधर डाल देता तो खर्चा कितना डेबिट हो जाता, 1.5 लाख, 1,50,000। खर्चा 1,50,000 कैसे हो सकता है? क्या 15 टीवी खरीदे हैं तुमने? खरीदे 10 है तो बेटा ये 5 टीवी उधर नहीं आ सकते, इधर ही आएंगे, क्योंकि आपने तो परचेज का खर्चा क्या करना है, कम करना है। क्लियर है? 25,000 प्रॉफिट आ रहा है आपका, 25,000 प्रॉफिट आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर आपने बिजनेस इसी साल स्टार्ट किया तो ये पोजीशन होगी, बट ये भी तो संभावनाएं हैं कि आपने बिजनेस पहले से स्टार्ट कर रखा हो 2, 3, 4, 5 साल से, है या नहीं है? मान लो आपने 2 साल पहले से बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, तो क्या इस बात के कोई चांसेस पिछले साल का कोई स्टॉक आपके पास पड़ा हो सकता है या हो ही नहीं सकता? हो सकता है। मान लो 3 टीवी ऐसे थे जो पिछले साल के थे, तो पिछले साल जो सामान बिक नहीं पाया वो पिछले साल का क्लोजिंग था, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बन गया होगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा। नहीं अगर लास्ट ईयर टीवी नहीं बिक पाए थे तो इस साल के स्टार्टिंग में आपके पास 3 टीवी पड़े होंगे, नहीं पड़े होंगे? पड़े होंगे। 10 तो आपने खरीदे हैं, 3 पिछले साल के पड़े थे, राइट? तो ओपनिंग स्टॉक कहां लिखना चाहिए अगर हमारे पास पड़े थे तो? डेबिट। क्लोजिंग उधर है तो ओपनिंग इधर आएगा। तो बेटा ये जो स्पेस छोड़ा था मैंने परचेज के ऊपर, ये ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ा था, यहां पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बेटा, टू ओपनिंग स्टॉक। मैंने कितना स्टॉक बताया, कितने टीवी पड़े हैं? 3 टीवी पड़े थे बेटा, और लास्ट ईयर जो ये 3 टीवी खरीदे थे ना, वो एक टीवी 9,000 का खरीदा था। रेट तो अंतर हो सकता है। इस साल हमने एक कितने का खरीदा, लास्ट ईयर कितने का खरीदा था? हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। 9,000 इंटू 3 कितने का स्टॉक पड़ा था? हैं 27,000। 27,000 का स्टॉक हमारे पास पहले से पड़ा था बेटा, पिछले साल का, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, 3 प्लस 10, 3 प्लस 10, या कंफ्यूजन होगी, आप उसको 10 ही मान लो, हो सकता है 9 भी 8 भी, बट यहां पे 10 ही मान लेते हैं अभी समझने के लिए। हम इसको टफ नहीं बनाते, टॉपिक को आसान ही रखते हैं। 30,000 का स्टॉक पड़ा था, तो कितने टीवी आ गए हमारे पास? 3 पहले के पड़े थे, 10 इस साल खरीद लिए, कितने हो गए? 13 टीवी हो गए। 13 में से बेचे कितने? 3 बेटा पिछले साल के थे हमारे पास, 10 इस साल खरीदे, तो टोटल कितने हो गए? 13। 13 में से कितने बेच दिए? 5। तो क्लोजिंग में कितने होनी चाहिए? 8। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा या 8 आएगा? अगर ओपनिंग स्टॉक 3 पड़ा होगा तो यहाँ कितना बच जाएगा फिर? 3 टीवी प्लस 10, 3 प्लस 3 13, 13 में से 5 हटा दो, 5 टीवी बेच दिए, तो कितने बचेंगे? 8 टीवी। 8 इंटू 10 कितने का स्टॉक है? 80,000 का। अब भी देख लो, आंसर तो 25 ही आ रहा होगा बेटा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी करा दूंगा बाद में, अभी जानबूझ के सिंपल रखा है बेटा, क्योंकि ये टीवी वीवी आएंगे नहीं तुम्हारे लिए सीधी वैल्यू बताई जाएगी, ठीक है ना? अभी बताओ आंसर कितना आ रहा है? 25 आ रहा है या नहीं आ रहा? 25 ही आएगा, क्योंकि तुमने कमाया ही 25,000 का प्रॉफिट है बेटा। आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? किसी को कोई डाउट बेटा? हरीशो? तो अभी तक हमें ये समझ में आया, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो बेटा परचेज कहां आएंगी? डेबिट में। सेल कहां आएंगी? क्रेडिट में। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा? क्रेडिट में। तो ओपनिंग कहां आएगा? डेबिट में। इतना क्लियर है आप लोगों को? इसमें किसी को कोई डाउट बेटा? इस टॉपिक में अभी तक तुम्हें कोई डाउट नहीं? अब बात आती है एक्सपेंसेस की। जब मैं वर्ड यूज करता हूं एक्सपेंसेस, इट मींस 1 साल के एक्सपेंसेस। 1 साल के खर्चों को हम एक्सपेंसेस वर्ड यूज करते हैं, और 1 साल के खर्चे जो हैं वो टीवी खरीदने बेचने के लिए करे गए होंगे, जैसे ऑफिस का रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, ये देना वो देना, ठीक है? एक्सपेंसेस की जब भी बात आती है ना बेटा, तो 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। मैंने आपके नोट्स में भी दिया है, बाद में रीड कराऊंगा, अभी देखने की जरूरत नहीं है हमें। एक्सपेंसेस की 2 टाइप होती हैं, उस स्लाइड पे बाद में आएंगे, पहले एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं।
एक्सपेंसेस की जब मैं बात करूंगा तो रिवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करूंगा, इस पे लिख भी देता हूं, रिवेन्यू एक्सपेंसेस। रिवेन्यू एक्सपेंसेस आपको याद है ना कौन से होते थे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते थे? एक साल, जिनका पूरा का पूरा बेनिफिट एक ही साल में ले लिया जाए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते थे? जिनका बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक चले। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक चले, इट मींस फिक्स एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते थे? फिक्स एसेट्स। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनका पूरा का पूरा बेनिफिट एक साल में ले लिया जाए, यानी एक साल वाले सारे खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो एक साल वाले जो खर्चे होते हैं ना बेटा, इस चैप्टर के हिसाब से उनकी दो कैटेगरी है। एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये है बेटा मजेदार टॉपिक, और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारा मुद्दा यही है, इस चैप्टर की जड़ ये है बस। जिस बच्चे ने ये सीख लिया ना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना तो कोई भी बच्चा पहचान जाएगा कौन सी आइटम एसेट है, कौन सी आइटम लायबिलिटी है। जब बात आएगी एक्सपेंसेस की तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए बाइफरकेट करना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। आप कहोगे सर ये क्यों करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा क्यों करते हैं? बेटा जो ये ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपसे बनवाया है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डालने हैं। कौन से खर्चे डालने हैं? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों नहीं डालने, मैं बताऊंगा आपको। डायरेक्ट ही एक्सपेंसेस इस अकाउंट में क्यों आएंगे बेटा, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन बस मैं आपको इतना बता दूं, इस अकाउंट में कौन से खर्चे आएंगे? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो खर्चे रह जाएंगे, इसके बाद एक अकाउंट और बनाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो बनाया इसलिए जाता है क्योंकि उस अकाउंट में कौन से खर्चे जाएंगे? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इसमें आएंगे, इनडायरेक्ट उसमें जाएंगे। इसलिए डालने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से। क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनको समझते हैं क्यों इनको अलग अलग बाइफरकेट किया गया। और इनको बाइफरकेट करने का मतलब समझ में आ गया तो तुम्हें बेटा समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट अलग अलग क्यों बनाए जाते हैं, उनको एक ही साथ क्यों नहीं बना दिया जाए, नाम क्यों दिया गया अलग अलग, एक ही नाम क्यों नहीं दिया गया दोनों का, आपको मतलब समझ में आ जाए। बेटा आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आप गुड्स बनाते हो, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, प्रोसेसिंग करते हो, फिनिश गुड्स बना के और माल को सेल कर देते हो। तो बेटा जो आपको बिजनेस है, उस बिजनेस में दो टाइप के खर्चे होंगे बेटा। एक टाइप का खर्चा वो होगा जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से कनेक्टेड होगा। किससे कनेक्टेड होगा? प्रोडक्शन से कनेक्टेड होगा बेटा। प्रोडक्शन से कनेक्टेड का मतलब है ज्यादा माल बनाओगे तो ज्यादा खर्चा होगा और कम माल बनाओगे तो कम खर्चा होगा। क्लियर? एक टाइप के ऐसे खर्चे होंगे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होंगे, आप प्रोडक्शन बंद कर दो वो खर्चे तो फिर भी रहेंगे। आप प्रोडक्शन चाहे 10 गुड्स बनाओ चाहे 10,000 बनाओ वो तो फिर भी फिक्स रहेंगे। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट कनेक्शन होगा आपका फैक्ट्री से, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिनका कनेक्शन फैक्ट्री से नहीं होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपके ऑफिस में एक अकाउंटेंट बैठा है जो आपके बिजनेस की सारी अकाउंटिंग करता है, जर्नल भी बनाता है, लेजर भी बनाता है, ट्रायल बैलेंस भी बनाता है, सारा अकाउंट्स का काम करता है बेटा, टैक्स वगैरह भी बनाता है, गवर्नमेंट को देता है, सब काम करता है, चेक भी बनाता है, किसी पार्टी को चेक देना है, बैंक के काम भी करता है, सारा काम करता है बेटा। उसको आप सैलरी देते हो तो क्या उसकी सैलरी आप ये सोच के दोगे कि आज 10 गुड्स बने तो आपको इतनी सैलरी, आज 15 बने तो इतनी सैलरी? उसकी सैलरी का आपके प्रोडक्शन से कोई लेना देना है? नहीं। आप ऑफिस में बैठे हो और ऑफिस जो आपने लिया है वो किराए पे लिया है बेटा, रेंट है, तो रेंटेड ऑफिस का बेटा गुड्स बनने से कोई लेना देना है? गुड्स ज्यादा बने कम बने रेंट तो उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी गुड्स का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ऑफिस के खर्चों से, गुड्स का सेल के खर्चों से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सेल
के खर्चे किस लिए होते हैं? गुड्स की सेल करने के लिए। तो गुड्स की सेल करने का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ऑफिस के एक्सपेंसेस, इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो बेटा जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है ना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नाम ही है। जिनका प्रोडक्शन से, फैक्ट्री से, गुड्स से डायरेक्ट कनेक्शन है, वो कौन से खर्चे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जिनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ऑफिस के और एडवर्टाइजमेंट वगैरह सेल के खर्चे, उनको क्या नाम दे दिया गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ आया? एक कंपनी है, उस कंपनी का बेटा नेट प्रॉफिट कम था, ठीक है। मैंने कहा कि भाई आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट कम है। मालिक ने मेरे को बुलाया, मालिक कहता है कि सर हमारी कंपनी का नेट प्रॉफिट कम क्यों है, हमें गाइड करो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सीए हो, हमें समझाओ कि ये नेट प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं। तो मैंने इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैं उस मालिक को कुछ गाइड करना चाहता हूं ताकि उसका नेट प्रॉफिट क्या हो जाए? बढ़ जाए, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो फैक्ट्री में जो उसका माल बनता था, तो बेटा फैक्ट्री में मजदूर लोग होंगे या पढ़े लिखे लोग होंगे, दिमाग वाले लोग होंगे या मजदूर लोग होंगे? फैक्ट्री में तो कौन होते हैं? नॉर्मली मजदूर लोग होते हैं, जो डेली वेजर होते हैं, डेली की पैसे चाहिए उनको। मैंने कहा सर कितना स्टाफ काम करता है आपकी फैक्ट्री में? कह रहे सर 10 लोग हैं, 10 मजदूर हैं। मैंने कहा 5 को हटा दो, 5 मजदूरों को लात मारो, यहां से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना खर्चा कम हो जाएगा। क्या ये ऐसी बेवकूफी मैंने करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? वो कहेगा तू पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार है, तो निकले यहां से। 5 मजदूरों को लात मारूंगा, मैं अनपढ़ गवार होके जानता हूं, और 5 मजदूर जाएंगे तो प्रोडक्शन कम नहीं होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो सेल कम नहीं होगी, तो उल्टा मेरा बिजनेस बंद कराया, निकले यहां से, तो सीए नहीं हो सकता। तो बेटा मैं उन खर्चों को कम करने की सलाह नहीं दे सकता उसको जो खर्चे डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। क्या मैं ऐसी सलाह दे सकता हूं कि सर अच्छा खर्चा कम करना है और रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे सर, आप खरीदना बंद कर दो रॉ मटेरियल, खर्चा अपने आप कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा? क्या ऐसी सलाह दे दूं? और कहेगा रॉ मटेरियल नहीं खरीदूंगा तो सेल कहां से होंगी फिर? अगर परचेज नहीं होंगी, बताना एक बार, अगर परचेज नहीं होंगी तो सेल होंगी, तो मैं उसको बिजनेस बंद क्यों कराऊं? और वो अनपढ़ है फिर भी इतना ज्ञान रखता है बेटा कि हमें सिखाएगा वो, नहीं नहीं सर ये चीजें नहीं करो, क्योंकि ये चीज करोगे तो हमारा लॉस होगा। मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बोलूंगा सर आपने ना वो खर्चों को हाथ नहीं लगाना जिनका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? प्रोडक्शन के साथ है, गुड्स के साथ है। किसके साथ है? गुड्स। गुड्स के खरीदने में या फैक्ट्री के खर्चों को हाथ नहीं लगाना सर, क्योंकि वो प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा। लेकिन सर आपका ना ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, इस बार आपने ना 15-15 हजार रुपए ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा है सर। कह रहे हैं सर फिर क्या करूं, एसी चलाने बंद कर दूं गर्मियों में, स्टाफ को पसीनों में मार दूं? मैं कह नहीं पसीनों में मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एसी अभी आदम जमाने के लगे हुए हैं, 1 स्टार 2 स्टार, 1 स्टार 2 स्टार की एसी की कॉस्ट क्या होती है? ज्यादा होती है। आप नए एसी खरीद लो, वन टाइम कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन 5 स्टार खरीदोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या हो जाएगा? सर आपके यहाँ पे ना बल्ब लगे हुए हैं 100-100 वाट के, 100-100 वाट के बल्ब क्यों लगा रखे हैं सर? आज के टाइम पे तो 15-15 वाट की क्या आती हैं? एलईडी आती हैं। तो 100-100 वाट के बल्ब को हटा दो और उनकी जगह 15-15 10-10 वाट के आप एलईडी लगा दो, रोशनी भी ज्यादा और बिल का खर्चा भी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी कम। सर आपके अकाउंट्स में 3 अकाउंटेंट बैठे हैं, तीनों गधे। हाँ, सारा दिन व्हाट्सएप पे चैट, इससे चैट, उस पे चैट, मैं सारा देखता हूं और कुछ नहीं करते। सुबह आते हैं 9, 9:30 चाय, 11 बजे फिर चाय, 1 से 1:30 लंच होता है, वो 1 से पहले ही बस्ते खोल देते हैं और 2-2:30 बजे तक लंच ही करते रहते हैं। 5 बजे ऑफिस से निकलने का टाइम होता है, 4:30 बजे ही बाथरूम में जाना स्टार्ट कर देते हैं कि पहले पैकअप हो जाए सारा। मतलब अपने टाइम पे कुछ नहीं, तुम्हारा ही टाइम चाहिए उनको। इट मींस उनके पास काम नहीं है। उन 3 अकाउंटेंट को निकालो
और उनकी जगह एक अच्छे अकाउंटेंट को रख लो, तो कितने अकाउंटेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी? 2 अकाउंटेंट। यानी सैलरी का खर्चा क्या कर लो आप? कम कर लो। अब मुझे बताओ, अगर मैं सैलरी का खर्चा कम करने की बात कह रहा हूं, सेम आउटपुट देगा वो बंदा, तो क्या उसका प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा सर आपने एडवर्टाइजमेंट कितने की करी? कह रहे मैंने ना एडवर्टाइजमेंट एक कंपनी को दिया था और ये एडवर्टाइजमेंट 4 लाख की करी। मैंने कहा एक काम करो, यही एडवर्टाइजमेंट मैं कराता हूं आपकी 1.5 लाख रुपए में, 2.5 लाख का खर्चा बचाता हूं, सेम एडवर्टाइजमेंट सब कुछ। नेगोशिएट कर लो, क्या कर लो? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। तो ये सारे खर्चे वो हैं जिनका प्रोडक्शन, फैक्ट्री या फिर गुड्स की परचेज से कोई लेना देना नहीं है। ये कौन से खर्चे हैं फिर? नाम क्या नाम दिया गया? इनडायरेक्ट। यानी इनडायरेक्ट खर्चों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इंक्रीज द नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाना है तो इनडायरेक्ट खर्चेस को कम करना होगा। डायरेक्ट खर्चों को कम करोगे तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट खर्चे कम करने का मतलब प्रोडक्शन भी कम होगा, क्योंकि उनका सीधा सीधा कनेक्शन प्रोडक्शन और फैक्ट्री से है बेटा। तो 2 टाइप के खर्चों को बांटना जरूरी था, इनको बांटना जरूरी था कि ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्ट खर्चों का सीधा रिलेशन प्रोडक्शन से है। इनडायरेक्ट को छेड़ सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चों को अगर नहीं करोगे तब भी आपका प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, उल्टा बढ़ जाएगा अगर आपने इनडायरेक्ट खर्चों को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं रुकेगी उससे, आपकी प्रोडक्शन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये बेटा इसलिए कैटेगरी बनाई गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? अब बेटे देखो, ये मुद्दा है, मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, मैं आपको ना 1-2 कैटेगरी बताता हूं, उन 2 चीजों का ध्यान रखना। अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे, पता नहीं किस क्वेश्चन में कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। तुम वो कैटेगरी टेस्ट कर लेना कि भाई ये कंडीशन हमारी फिट बैठती है क्या। अगर फिट बैठती है तो डायरेक्ट, अदरवाइज वो कौन सा? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे कौन से होंगे? अगर कोई खर्चा बेटा गुड्स की परचेज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? गुड्स की परचेज से रिलेटेड है। अगर गुड्स की परचेज से रिलेटेड है ना, वो कौन सा खर्चा माना जाएगा? डायरेक्ट। आपने माल खरीदा तो परचेजेस तो है ही खर्चा, वो तो ट्रेडिंग में आता ही आता है बेटा। आपने बेटा गुड्स खरीदे, क्या खरीदे? गुड्स खरीदे, तो गुड्स खरीदोगे तो गुड्स को सिर पे उठा के लाओगे या रिक्शा वगैरह में लेके आओगे? डिपेंड करता है सर गुड्स हैं कितने। अब थोड़े से हैं तो थैले में भर के हो सकता है, उठा के ले आएंगे, सिर पे क्या दिक्कत है, राइट। लेकिन अगर गुड्स ज्यादा है तो किस में आएंगे फिर? वो रिक्शा वगैरह में आएंगे, तो उसका भाड़ा किराया कुछ देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? किराया या भाड़ा देना पड़ेगा। उस भाड़े को कहते हैं बेटा फ्रेट और कैरेज। क्या कहते हैं? दोनों बात एक ही है। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेट या कैरेज। तो फ्रेट और कैरेज यानी रिक्शा वाले का किराया, कौन सा किराया है बेटा? ये गुड्स को खरीदने का। तो बेटा गुड्स को खरीदने के लिए कोई भी एक्सपेंस किया जाएगा तो वो खर्चा कौन सा होगा? डायरेक्ट। क्लियर हुआ? आप कहते हो सर जो माल मैं, जिस माल का बिजनेस मैं करता हूं वो माल मैं चाइना से खरीदता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, चाइना से जो माल खरीदता हूं सर तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। कौन सी ड्यूटी लगती है? इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब खरीदना। तो खरीदने की जो ड्यूटी लगेगी क्या सर वो भी डायरेक्ट होगा? मैंने कहा बेटा बिल्कुल डायरेक्ट होगा। जब मैंने आपको बोल ही दिया कि गुड्स के खरीदने से रिलेटेड कोई भी खर्चा वो डायरेक्ट, तो बेटा गुड्स को खरीदने में आपने चाहे किराया दिया हो चाहे भाड़ा दिया हो, गुड्स के खरीदने में आपने चाहे कोई टैक्स दिया हो। एक ऑक्ट्रॉय ड्यूटी होती थी बेटा पहले, अभी भी होती है। अगर आप हरियाणा से माल खरीदते हो तो हरियाणा से आपका ट्रक आ रहा है, जो माल आपने खरीदा है उसको बॉर्डर पे रोक लेंगे पुलिस वाले। रोक लेंगे? नहीं रोक लेंगे। दिल्ली में एंटर करने नहीं देंगे। उसके लिए उनको क्या चाहिए? टैक्स। उसको कहते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो वो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी गुड्स को खरीदने की ड्यूटी है, तो हमें ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो वो कोई कौन सा खर्चा हो जाएगा बेटा? डायरेक्ट। समझ आया? तो डायरेक्ट खर्चे का एक कंडीशन तो चेक करनी आ गई, अगर गुड्स से खरीदने से रिलेटेड कोई खर्चा है तो कहां डाल देंगे? सीधा डायरेक्ट। क्लियर? दूसरा,
अगर आपका फैक्ट्री का कोई खर्चा है, किसका खर्चा है बेटा? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के अगर कोई खर्चे हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट। जैसे फैक्ट्री का रेंट। किसका रेंट? फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड है नहीं है? फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की वेजेस, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की वेजेस या सैलरी? वेजेस, क्योंकि मजदूर काम करते हैं फैक्ट्री में, वेजेस बेटा दी जाती है जिनके पास स्किल्स नहीं है। क्या नहीं है? स्किल्स, जो शारीरिक काम करते हैं बेटा, हाथों से काम करते हैं जो बेटा, उनको वेजेस दी जाती है। जो दिमाग यूज करके काम करते हैं अपना, उनको क्या दी जाती है? सैलरी। दोनों में फर्क है। वेजेस डेली बेसिस दी जाती है, सैलरी डेली नहीं दी जाती, सैलरी मंथली दी जाती है। इसका मतलब सैलरी दी जाती है ऑफिस वालों को और वेजेस दी जाती है फैक्ट्री वालों को। क्लियर है? तो फैक्ट्री में वर्कर्स होंगे या एम्प्लॉइज होंगे? वर्कर्स। तो फैक्ट्री में कौन सा खर्चा आ जाएगा? वेजेस। क्या आ जाएगा बेटा? वेजेस। तो वो वेजेस आएगी। एक बच्चा एक दिन बेटा मैं पढ़ा रहा था ये कि फैक्ट्री में कौन काम करते हैं? मजदूर लोग। तो मजदूरों की वेजेस आएगी इसके अंदर। क्या आएगी बेटा? फैक्ट्री एक्सपेंसेस में मैं यहां पे लिख दूं, वेजेस आएगी इधर। फैक्ट्री का रेंट आएगा इधर। बेटा फैक्ट्री का रेंट रिड्यूस करके देख लो, कर दोगे आप? प्रोडक्शन से लेना देना है सीधा। फैक्ट्री का रेंट क्या कम कर सकते हो? प्रोडक्शन से लेना देना है। ऑफिस का रेंट कर सकते हो। आप कहोगे सर कैसे? मैं कर सकता हूं ऑफिस का रेंट। अभी आपने 400 स्क्वायर फीट का ले रखा है, 300 स्क्वायर फीट का ले लो ऑफिस, कम कर लो। फैक्ट्री नहीं कर सकते, फैक्ट्री का तो प्रोडक्शन से लेना देना बेटा। प्रोडक्शन का माल कहां रखोगे? फैक्ट्री तो आपने उसके हिसाब से ले रखी होगी ना। फैक्ट्री का रिलेशन बेटा प्रोडक्शन से। फैक्ट्री का रेंट, वेजेस। तो मैं कह रहा था कि बेटे फैक्ट्री का खर्चा, मतलब वेजेस का खर्चा फैक्ट्री में आएगा लेकिन सैलरी नहीं आएगी। एक बच्चा कहता है सर क्यों? मैंने कहा बेटा फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर स्किल्स पर्सन काम नहीं करते। स्किल्स पर्सन काम करते हैं ऑफिसों के अंदर, और ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉय काम करेगा उसको सैलरी देंगे। इसलिए सैलरी को इनडायरेक्ट खर्चा माना गया और वेजेस को कौन सा खर्चा मान लिया गया? डायरेक्ट मान लिया गया। कह रहे सर एक बात बताओ। मैंने कहा बोलो बेटा। कह रहे सर फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर होता है नहीं होता? मैंने कहा बेटा जरूर होता है। कह रहे सुपरवाइजर का मतलब है वो सारे उन वर्कर्स को क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। अब सुपरवाइज करने का काम बेटा शारीरिक है या दिमागी काम है? वो तो दिमागी काम है, उसको स्किल्स यूज करनी पड़ेंगे। सुपरविजन करना भी इतना आसान काम, मजदूरों को हैंडल करना आसान काम है क्या? किससे कब बुलाना है, कैसे काम कराना है, कोई वर्कर नहीं आया तो उसके, ये कौन सा काम है? यानी उस सुपरवाइजर को मैं फैक्ट्री में रखूंगा और मैं उसको बोलूंगा दिहाड़ी दूंगा तेरे को डेली की, लेगा वो दिहाड़ी? वो सुपरवाइजर में से दिहाड़ी नहीं लेगा। उसको क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। अब मैं फंसा। कह रहा है कि सर अब बताओ सैलरी देनी चाहिए, तो बताओ वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए? अगर मैं बोलता हूं फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट है तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट होना चाहिए। इनडायरेक्ट मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो कह रहे सर इसका मतलब सैलरी भी फिर ट्रेडिंग में आएगी? मैंने कहा नो, बिल्कुल नहीं आएगी सैलरी ट्रेडिंग में। सैलरी जाएगी पीएनएल में, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो सैलरी का होगा कौन सा होगा? ऑफिसों वाला। अगर फैक्ट्री की एक दो एम्प्लॉय की सैलरी भी होगी तो डायरेक्ट होगा, और उसकी जगह एग्जामिनर आपको पता है क्या लिख के देगा? यहां लिख रहा हूं बेटा, लिख के देगा, आएगा। पूछना मत मेरे से बाद में कि सर ये क्यों लिखा गया था यहां पे, वेजेस एंड सैलरी। क्या लिख के आएगा? वेजेस एंड, ये आएगा पॉइंट लिखा हुआ, वेजेस एंड सैलरी। पहले नाम किसका है? इसका मतलब अगर ये वेजेस एंड सैलरी 50,000 रुपए लिखा है, खर्चा कितना लिखा है वेजेस एंड सैलरी, तो 50 में से 45,000 वेजेस है और सैलरी का खर्चा इसमें कितना होगा? ओनली 5। यानी सैलरी का खर्चा एक नॉमिनल खर्चा होगा, और वेजेस के आगे पता है क्यों लगा दिया गया? क्योंकि ये जो सैलरी दी गई होगी ये उस वर्कर की होगी जो कहां काम करता होगा? फैक्ट्री में काम करता होगा। ठीक है? ज्यादातर टीचर आपको जब ये समझाएंगे टॉपिक तो पता क्या बोलेंगे? जो पहले नाम आएगा ना उसके हिसाब से डाल देना,
अगर वेजेस पहले आए तो कौन सा खर्चा? डायरेक्ट। और सैलरी पहले आए तो कौन सा खर्चा? इनडायरेक्ट। बट क्यों? वाई? वेजेस एंड सैलरी इसलिए लगाया गया कि इसमें मैक्सिमम पोर्शन किसका है? वेजेस का। लेकिन एक एम्प्लॉय ऐसा है सुपरवाइजर जो फैक्ट्री में काम करता है, और फैक्ट्री में बेटा वो काम करता है चाहे बेसिक से सैलरी ले, उसको कौन सा खर्चा मानूंगा मैं? डायरेक्ट। वो डायरेक्ट ही रहेगा क्योंकि फैक्ट्री में काम करता है वो। क्लियर हुआ? इसलिए बेटा वेजेस के आगे सैलरी लगा देते हैं, उस सुपरवाइजर को ध्यान रख लेना। तो एक बच्चा फिर दूसरा खड़ा हो गया, सर अगर, क्योंकि देखो दिमाग में क्वेश्चन आने लाजमी है, कह रहे अगर ये उल्टा हो जाता, सैलरी एंड वेजेस हो जाता, पहले सैलरी लिख देते, तो पहले किसका नाम आ गया? तो मैक्सिमम पोर्शन किसका होगा? सैलरी का। तो सर कहां डालोगे? मैंने कहा बेटा सैलरी पहले आ गए तो इनडायरेक्ट खर्चा होगा, इनडायरेक्ट सारे खर्चे कहां जाएंगे? पीएनएल में। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा, मैं ट्रेडिंग में नहीं डालूंगा, क्योंकि पहले वर्ड सैलरी आ गया। कह रहे सर फिर सैलरी एंड वेजेस, तो आप वेजेस भी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे, इनडायरेक्ट खर्चा मान लोगे? वेजेस तो वर्कर्स को दी जाती है। ऑफिस में कौन सा वर्कर काम करता है? बेटा ऑफिस में भी वर्कर काम करते हैं। पियन काम करता है, नहीं करता? पियन काम करता है बेटा। और कुछ ऑफिसों में पियन्स को क्या दी जाती है बेटा? वेजेस दी जाती है। उसका दिमागी काम नहीं होता, शारीरिक काम होता है। तो पियन्स की सैलरी भी हो सकती है और वेजेस भी हो सकती है। तो पियन बताओ फैक्ट्री में काम कर रहा है या ऑफिस में काम कर रहा है? अगर वो ऑफिस में काम कर रहा है तो ऑफिस में चाहे वो बेटा वेजेस ले रहा है, लेकिन ट्रेडिंग में नहीं जाएगी, क्योंकि उसका फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सैलरी के आगे क्या लगा दिया जाता है? वेजेस। ठीक है, बट तुम्हें तो ये देखना है पहले वर्ड कौन सा है। पहले वर्ड जो है खर्चा उसको मानो आप। वेजेस है तो आप वेजेस मानो पहले, और सैलरी है तो पहले क्या मानो? सैलरी मानो। सैलरी पीएनएल में जाएगी इनडायरेक्ट खर्चे में, और वेजेस कहां जाएगी बेटा? डायरेक्ट खर्चे में, यानी ट्रेडिंग का। क्लियर हुआ आप लोगों को? और कोई खर्चे देखते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड? अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इसकी पावर एज कंपेयर टू फैक्ट्री कम होगी या ज्यादा होगी? फैक्ट्री में पावर ज्यादा होगी। क्यों होती है फैक्ट्री में पावर ज्यादा? वहां हैवी मशीनें होती हैं बेटा। अगर वो पावर हमारे यहाँ घरों में रेजिडेंस एरिया में छोड़ दी जाए तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा, बहुत बिग ब्लास्ट होंगे बेटा। ये लाइटें फट जाएंगी अगर वो पावर, फैक्ट्री वाली पावर यहाँ रेजिडेंस एरिया में छोड़ दी जाए। तो अपने घर का कोई भी अप्लायंस ऐसा नहीं जो उस पावर को सह पाए, सारी चीजें ब्लास्ट होंगी। फ्रिज भी ब्लास्ट होगा, टीवी भी ब्लास्ट होगा, लाइटें भी ब्लास्ट होंगी। तो पावर ऑफिसों में नहीं आती, पावर कहां आती है? फैक्ट्री में। तो वर्ड यूज किया जाए ओनली लाइटिंग, तो कहां मान लेंगे? ऑफिस एक्सपेंस, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वर्ड यूज किया जाए पावर एक्सपेंसेस, तो क्या मानोगे? डायरेक्ट, यानी फैक्ट्री का खर्चा हो जाएगा अगर आपने पावर वर्ड यूज कर दिया तो। पावर क्योंकि जाती फैक्ट्रियों में ही है। क्लियर हो गया? एक बच्चा कहता है सर अगर लाइटिंग लिखा हो तो क्या मानेंगे? मैंने कहा बेटा कौन सा खर्चा मानेंगे? लाइटिंग, ऑफिस की लाइटिंग, यानी इनडायरेक्ट खर्चा। सर अगर फैक्ट्री लाइटिंग लिखा हो तो? फैक्ट्री लाइटिंग डायरेक्ट। अब क्वेश्चन है, फैक्ट्री वर्ड यूज कर दिया तो फैक्ट्री लाइटिंग को मेरे को कहां डालना पड़ेगा? डायरेक्ट में। तो फैक्ट्री लाइटिंग बेटा डायरेक्ट में चली जाएगी। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि लाइटिंग होती नहीं है वहां पे, वहां तो पावर होती है, हैवी वोल्टेज जाती है, तो वहां लाइटिंग क्यों है? बेटा फैक्ट्री के अंदर बल्ब वगैरह जलते हैं, नहीं जलते? फैक्ट्री के अंदर भी तो बल्ब जलते होंगे, तो कुछ एक कनेक्शन ऐसा भी तो हो सकता है जो लाइटिंग वाला पोर्शन हो। तो फैक्ट्री लाइटिंग लिखा है तो उसको क्या मानोगे? फैक्ट्री की लाइटिंग। लेकिन ओनली लाइटिंग लिखा है तो क्या मान लोगे? ओनली इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो क्या मान लोगे? ऑफिस का। और ऑफिस के सारे खर्चे कौन से होते हैं? ऑफिस के सारे खर्चे कौन से? इनडायरेक्ट। और फैक्ट्री के सारे खर्चे कौन से? क्लियर हुआ? सॉरी, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा बेटा हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि फैक्ट्री की लाइटिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फैक्ट्री की लाइटिंग बंद कर दोगे मजदूर काम कैसे करेंगे? चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात बेटा, एक ना नहीं कर सकते कम भी, कैसे कर दोगे कम? जिसका डायरेक्ट रिलेशन आपके प्रोडक्शन से है, क्या वहां आप
बेटा कुछ हाथ लगाना पसंद करोगे जिसका डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्शन से? वो कहते हैं सर थोड़ा कम कर सकते होंगे। बेटा कम कर सकते होंगे, मैं बिल्कुल रिजिड नहीं उस बात पे कि नहीं कर सकते, लेकिन रिलेशन तो सीधा प्रोडक्शन से है नहीं है, डायरेक्ट टच में है वो खर्चा प्रोडक्शन के या नहीं। मेरा मकसद एक है कि उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? प्रोडक्शन के साथ है। तो फैक्ट्री के सारे खर्चों का रिलेशन बेटा गुड्स के साथ है, इसलिए उसको कौन सा खर्चा माना गया? डायरेक्ट। क्लियर? क्योंकि अब अगर मैं ये चीज बोलूंगा कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते, कैसे हो सकता है वो कैसे हो सकता है, तो बेटा फिर चैप्टर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो एक कहीं ना कहीं हमें लाइन खींचनी पड़ेगी कि फैक्ट्री का खर्चा किस में जाएगा? डायरेक्ट में, और ऑफिस के खर्चे किस में जाएंगे? इनडायरेक्ट में। सिंपल। अच्छा एक वर्ड आया लिखा हुआ, ऑयल, ग्रीस या वाटर एक्सपेंसेस, कौन सा खर्चा होगा? ऑयल, ग्रीस, वाटर एक्सपेंसेस कौन सा होगा? ऑयल, गैस एक्सपेंसेस। अब गैस और ऑयल वगैरह कहां यूज होते हैं? फैक्ट्री में। तो ऑयल गैस वगैरह कहां जाएंगे? डायरेक्ट में। ये एक्सपेंसेस भी कहां जाएंगे बेटा? डायरेक्ट। एक खर्चा आया लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कौन सा हो गया? अब नाम के लिए मैन्युफैक्चरिंग कहां होगी? फैक्ट्री में होगी या ऑफिस में होगी? तो मैन्युफैक्चरिंग में कहां चला जाएगा? डायरेक्ट में। एक खर्चे का नाम लिखा हुआ ट्रेड एक्सपेंसेस। क्या नाम? ट्रेड। तो ट्रेड एक्सपेंसेस कहां आएगा? नहीं। अब कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं? ट्रेड एक्सपेंसेस, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस। बेटा ट्रेड का ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के लेन देन के खर्चे, और बिजनेस के लेन देन का खर्चे का मतलब क्या फैक्ट्री से है? सेल परचेज का खर्चा मतलब गुड्स का लेन देन का खर्चा फैक्ट्री से नहीं है, गुड्स की परचेज से नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी ट्रेड एक्सपेंसेस अगर वर्ड लिखा है तो इनडायरेक्ट में जाएगा बेटा, वो डायरेक्ट में नहीं जाएगा। नहीं सेल परचेज नहीं, गुड्स की परचेज होगी, सेल नहीं। यहां देखो मैंने क्या लिखा था, गुड्स परचेज और गुड्स से रिलेटेड खर्चे, बस गुड्स की परचेज और गुड्स की परचेज से रिलेटेड, दैट्स इट। गुड्स की सेल के खर्चे नहीं मैंने बोले इसमें आएंगे। गुड्स की सेल का खर्चा सारा कहां जाएगा? इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट खर्चों में दो तीन टाइप के खर्चे जाते हैं। ऑफिस के सारे खर्चे इनडायरेक्ट में जाएंगे, सेल के सारे खर्चे इनडायरेक्ट में जाएंगे। सेल के सारे खर्चे इनडायरेक्ट में जाएंगे, क्योंकि सेल कब होती है? प्रोडक्शन होने के बाद। प्रोडक्शन पे तो कोई इफेक्ट नहीं गया ना सेल का, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं है, वो किस में चला गया? इनडायरेक्ट। परचेज ऑफ गुड्स का खर्चा प्रोडक्शन से लेना देना है, तो इसलिए वो किस में आ गया? डायरेक्ट। क्लियर हुआ? सॉरी सेल लिखी है बेटा, वो इनकम है, वो इनकम है, एक्सपेंस नहीं लिखा। अभी मैं कौन सी बात कर रहा हूं? ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम है या एक्सपेंसेस है? ये एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। दो एक्सपेंसेस होते हैं, कौन कौन से? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो फैक्ट्री और गुड्स की परचेज, दो वर्ड याद रखना, कौन कौन से? फैक्ट्री और गुड्स की, याद रखोगे। इन दोनों से रिलेटेड नहीं है तो किसमें चले जाएंगे? इनडायरेक्ट। या फिर मैं बोलूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे। इनडायरेक्ट कौन से? पीएनएल अकाउंट के खर्चे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आएंगे? डायरेक्ट। और इसके बाद जो नया अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें कौन से खर्चे आएंगे? इनडायरेक्ट। बाइफरकेट कर लोगे अपने आप पक्का। तो यहाँ पे बेटा मैं अलग अलग नाम लिखूं सबके, या यहाँ पे सुधा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दूं, काम चल जाएगा। अब यहाँ पे बेटा टू वेजेस, टू फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री लाइटिंग, टू ऑयल ग्रीस, टू इंपोर्ट ड्यूटी, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे हैं ना। तो सबके नाम ना लिख के मैं क्या लिख देता हूं बेटा यहाँ पे? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ जाना डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से थे। अमाउंट ले लेते हैं, सबका टोटल मान लो अमाउंट है बेटा 60,000, 60 नहीं लेते 15,000, ठीक है। अब करते हैं क्लोज इसको अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल सारे मिला के कितने थे? 15। अब 15 में बेटा कुछ भी आ सकते हैं, फैक्ट्री की लाइटिंग वगैरह जो भी मैंने अभी आपको ये डिस्कस किए थे ना, इसके अलावा भी और भी होते हैं कुछ। तो ये सारे खर्चों का टोटल 15,000। अब बताओ कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा?
क्रेडिट इनकम होती है या एक्सपेंसेस साइड होती है? तो इनकम बढ़ी या एक्सपेंसेस बढ़े? इनकम बढ़ी। इनकम अगर एक्सपेंसेस से ज्यादा हो तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? प्रॉफिट आएगा। कौन सा प्रॉफिट नाम दूं आप मुझे बताना, सजेस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट क्यों नहीं दूं? क्या दिक्कत है नेट प्रॉफिट लिखने में बेटा? अगर मैं यहां पे नेट प्रॉफिट लिख दूं तो आपको क्या प्रॉब्लम? अभी इनडायरेक्ट खर्चे माइनस नहीं हुए बेटा। बिजनेस का खर्चा तो ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं है। ऑफिस का जो अकाउंटेंट बैठा है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। ऑफिस में जो मार्केटिंग मैनेजर बैठा है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। ऑफिस का जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। ऑफिस का सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। वो भी तो बिजनेस के खर्चे हैं। तो बेटा नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? जब बिजनेस के सारे खर्चे सेल में से माइनस होंगे। अभी सारे खर्चे माइनस हुए हैं या ओनली डायरेक्ट खर्चे हुए? ओनली डायरेक्ट खर्चे माइनस हुए हैं, सारे खर्चे नहीं हुए। इसलिए नेट प्रॉफिट ना लिख के क्या नाम दिया गया? टू ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। ट्रांसफर, ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा बेटा? पीएनएल अकाउंट में। ये पीएनएल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया जाएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आएगा इस अकाउंट से बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्यों जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट खर्चों को क्या किया जा सके? माइनस किया जा सके, कवर किए जा सके और नेट प्रॉफिट निकाला जा सके बिजनेस का। बड़ा क्लियर। क्रेडिट साइड का टोटल बता दोगे मेरे को? 1,55,000। ये साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा है बेटा टोटल में वही आएगा। अगर ये साइड ज्यादा है और इसका टोटल 1,55 है तो उधर भी कितना आएगा? 1,55। बताना बेटा 1,55 में से ये सारी आइटम माइनस कर दो, कितना बचेगा? 10,000 रुपए। तो ये 10,000 क्या बच गया? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर। ये ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए आया क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ी थी बेटा। अगर बाय चांस क्रेडिट ना बढ़ी होकर डेबिट बढ़ी होती तो फिर क्या होता? ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या आ जाता? और ग्रॉस लॉस कहां लिखना पड़ता? फिर इधर बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू द पीएनएल। हो सकते हैं। और अगर क्वेश्चन मेरे को बोलेगा कि ऑफिस का वाटर है ये पीने वाला, ड्रिंकिंग वाटर, तो मैं ले लूंगा। हाँ तो बेटा फैक्ट्री का मानूंगा, फिर मैं फैक्ट्री का मानूंगा क्योंकि ना जो बल्क वाटर यूज होता है वो फैक्ट्री में होता है। जो क्या कहते हैं उसमें होता है ना ऑफिसों में यूज पीने का पानी, वो इनडायरेक्ट खर्चा है। बट अगर मेरे को क्वेश्चन बोले ये ड्रिंकिंग वाटर है तो मैं इनडायरेक्ट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ गैस वर्ड यूज था, गैस तो ऑफिस में भी यूज होती है, चाय नहीं बनेगी गैस पे। तो अगर कल को बोले ये जो गैस का एक्सपेंसेस है वो गैस, वो फैक्ट्री वाली गैस नहीं, ये ऑफिस की चाय बनाने वाली गैस है, तो कौन सा खर्चा ले लूंगा? फिर इनडायरेक्ट ले लूंगा। या तो क्वेश्चन मेरे को बताए, जैसे इन्होंने बोला था कि सर वो खर्चा कम नहीं कर सकते क्या? कुछ चीजें बेटा क्वेश्चन हमें नहीं सिखाएगा ना, अभी क्या बताएगा आपको सारी चीजें? बेटा क्वेश्चन तो नाम आएगा कि ऑयल गैस चार्जेस, तुम डिसाइड करो क्या करना है। ऑयल एंड गैस चार्जेस, तो आप बताओ किसके साथ रहना पसंद करोगे, फैक्ट्री के साथ या ऑफिस के साथ? ऑयल एंड गैस चार्जेस लिखा है बस, सिंपल। समझ आया जी आपको? कुछ चीजें। लेकिन जब हम बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं और बिजनेस की एक्चुअल चीजें मेरे पास आएंगी तो मेरे पास बिल आएगा, बिल पे लिखा होगा ये गैस मंगाई थी, एक सिलेंडर मंगवाया था और वो ऑफिस की चाय बनाने के लिए था। तो मैं बताऊं उसको डायरेक्ट में डालूंगा या इनडायरेक्ट में डालूंगा? क्योंकि वहां मेरे को पता है। अभी तुम्हें 11th क्लास में थोड़ी बताया जाएगा बेटा, तुम्हें तो 11th क्लास में क्वेश्चन थोप दिया जाएगा और बोलेगा बताओ ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ। तो तुम जहां हमें जस्टिफाई चीजें लगेंगी उनको डाल देंगे। कुछ एक दो चीजें ऐसी होंगी बेटा हमें मजबूरी में बोलना पड़ेगा नहीं डायरेक्ट में डालो, डायरेक्ट में ही आएगा, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती इस चीज की, तो मानना पड़ेगा। क्या करें? 99% होगी जस्टिफिकेशन, 1% नहीं भी होगी तो चलेगा, कोई बात नहीं। क्लियर है? पक्का आरिश हो? क्या आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में कितनी चीजें आई? ओनली 2। क्या क्या? सेल और क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट में 3 चीजें आई, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंसेस सारे आएंगे। तो डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको नाम लिख दिया है तो मैंने। अगर 3 डायरेक्ट हैं तो तीनों के नाम लिखने हैं। मान लो वेजेस है, फैक्ट्री रेंट है और ऑयल एंड गैस है, तो हम लिखेंगे 2 वेजेस, 2 फैक्ट्री रेंट और 2 ऑयल एंड गैस चार्जेस।
तीनों के नाम अलग अलग लिखेंगे, डायरेक्ट के नाम से आप नहीं लिख सकते। कर लोगे आप लोग पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे अपने आप, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? एक बार नोट्स निकालो, हम नोट्स से पढ़ेंगे कुछ चीजें, उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चंस करके देखेंगे। पेज नंबर 1 पे आ जाओ बेटा, 2 पे। पेज नंबर 2 पे है, सबसे ऊपर लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? क्या लिखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसका पार्ट होता है बेटा, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। हमारे सिलेबस तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी ये दोनों अकाउंट है बेटा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों को बनाया इसलिए जाएगा ताकि हमें क्या पता लग जाए अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज हमें पता लग जाए। दीज स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ये दोनों तीनों अकाउंट बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनेंगे ट्रायल बैलेंस के बाद। ठीक है, पहले ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बाय डिडक्टिंग द डायरेक्ट कॉस्ट फ्रॉम द नेट सेल्स। बेटा सेल में से जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको माइनस करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर कवरिंग द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा बेटा हमारा, उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हमें ग्रॉस प्रॉफिट से क्या माइनस करने पड़ेंगे। कल को कोई बच्चा कहेगा सर ग्रॉस लॉस नहीं करेंगे, ग्रॉस लॉस भी करेंगे। वाइसी वर्सा लिखना चाहिए था, आप लिख सकते हो वाइसी वर्सा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट की जगह अगर ग्रॉस लॉस आया तो बेटा वो भी करेंगे। ट्रेडिंग, यस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। अगर ग्रॉस लॉस आया तो नेट प्रॉफिट हो सकता है क्या? नॉर्मली ग्रॉस लॉस से क्या आएगा? नेट लॉस ही आएगा। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दो होते हैं बेटा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में मैंने लिख के दिया है बेटा, डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। किसमें? डेबिटेड टू द ट्रेडिंग। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख के दिया है विच आर डेबिटेड टू द पीएनएल, यानी इनडायरेक्ट खर्चे कहां जाएंगे? पीएनएल में, और डायरेक्ट खर्चे कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। नीचे मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट बना के दिया है बेटा। फॉर्मेट की क्रेडिट में जाना, क्या लिखी है क्रेडिट में? सबसे पहले आइटम बाय सेल्स। अगर बेटा आपने 5 लाख की सेल्स करी और 5 लाख की सेल में से 1 लाख की सेल वापस आ गई आपके पास, 5 लाख का माल बेचा लेकिन 5 लाख के माल में से 1 लाख का माल आपके पास वापस आ गया, जिसको आप कहते हो सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न का दूसरा एक और नाम है रिटर्न्स इनवर्ड। अगर रिटर्न्स इनवर्ड आ गई तो क्या उसको आप 5 लाख सेल दिखाना पसंद करोगे या 4 लाख की सेल दिखाना पसंद करोगे? 4 लाख। इसलिए बेटा बाय सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके लिखी जाती है। ठीक है, तो सेल में से सेल रिटर्न माइनस होती है। उसके बाद क्या लिखा गया नीचे? क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट में क्या लिखा गया सबसे ऊपर? ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या लिखी गई? जैसे बेटा सेल में से सेल रिटर्न माइनस होती है, ऐसे परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होके लिखी जाएंगी। उसके बाद क्या क्या नाम दिए एक बार पढ़ोगे? पहला क्या दिया बेटा? वेजेस। बताओ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सोचो तुम, इसके मत मानो, हो सकता है गलत हो। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। उसके बाद लिखे कैरेज या कैरेज इनवर्ड। कैरेज का मतलब क्या होता है? कैरेज का मतलब, ध्यान से सुनो बेटा, कैरेज मतलब भाड़ा और फ्रेट मतलब भाड़ा। कैरेज और फ्रेट दोनों का मतलब क्या हो गया? भाड़ा। तो बेटा भाड़ा तो गुड्स खरीदने का भी हो सकता है और गुड्स बेचने का भी हो सकता है। मैंने सप्लायर से गुड्स खरीदे और सप्लायर ने बोला सर ये मैं रिक्शा के थ्रू भेज रहा हूं आपका माल, इस रिक्शा वाले को 300 रुपए दे देना। तो ये भाड़ा है या नहीं है? मैंने कस्टमर को माल बेचा, कस्टमर कहता है, कह रहा है कि सर ये माल ना मेरे घर पहुंचाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं पहुंचाऊंगा। कह रहा जाओ फिर बराबर वाले से ले लेता हूँ माल। मैंने कहा रुक रुक रुक, तेरे घर पहुंचा देंगे कोई बात नहीं। तो घर भिजवाना पड़ेगा नहीं भिजवाना पड़ेगा? रिक्शा किराया मेरे को ही देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? तो वो क्या है? वो भाड़ा नहीं है मेरा? वो भी तो भाड़ा है। तो कैरेज और फ्रेट गुड्स को खरीदने के टाइम पे भी होता है, कैरेज और फ्रेट बेटा गुड्स को बेचने के टाइम पे भी होता है। बिजनेस को दोनों टाइम पे करने पड़ते हैं।
खरीदने का खर्चा आएगा ट्रेडिंग में, बट गुड्स को बेचते वक्त अगर भाड़ा दिया गया ना, वो नहीं आएगा। इसलिए मैंने आगे क्या लिखा, कैरेज इनवर्ड। क्या लिखा है, कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड मतलब गुड्स आने का या गुड्स जाने का। इनवर्ड मतलब बताओ, गुड्स आ रहे होंगे या गुड्स जा रहे होंगे? आ रहे होंगे। तो गुड्स आने का खर्चा मतलब परचेज का खर्चा। हाँ, यस। अगर कल को एक क्वेश्चन आया कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, अब देखो सुनो, कैरेज मतलब भाड़ा, कैरेज मतलब भाड़ा। कौन सी गुड्स का भाड़ा? आउटवर्ड, जो गुड्स बाहर जा रहे हैं। बताओ, परचेज ऑफ गुड्स का आउटवर्ड, सॉरी परचेज ऑफ गुड्स का कैरेज या सेल ऑफ गुड्स का कैरेज? सेल का खर्चा पीएनएल में जाएगा बेटा, इनडायरेक्ट। ट्रेडिंग में ओनली किसका आएगा? इसलिए इनवर्ड देख लेना है क्या। अगर ओनली कैरेज लिखा है, क्या लिखा है? कैरेज, ना इनवर्ड लिखा ना आउटवर्ड लिखा, ओनली कैरेज लिखा है, तो मैं उसको क्या मानूंगा? इनवर्ड। इसलिए देखो मैंने क्या लिखा, टू कैरेज ओब्लिक कैरेज इनवर्ड, यानी चाहे कैरेज लिखा हो चाहे कैरेज इनवर्ड लिखा हो, बात बराबर है, ट्रेडिंग में ही आएगा। लेकिन गलती से अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा होता फिर यहां नहीं आता। कैरेज आउटवर्ड कहां चला जाता? फिर इनडायरेक्ट में। क्लियर हो? उसके बाद फैक्ट्री रेंट, बताओ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ऑयल गैस चार्जेस, पावर एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, इन सबके मीनिंग क्लियर है आप लोगों को? क्यों डायरेक्ट है ये? रट्टा तो नहीं मार रहे हम लोग? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी होती है बेटा, चुंगी टैक्सेस कहते हैं इसको। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हैं ना जब, तो कोई भी स्टेट अपने स्टेट में माल आता है ना, रोक लेते हैं बॉर्डर पे, टैक्स दो। नहीं, जीएसटी अलग है, स्टेट टैक्स अलग है एंट्री करने का। हमारे स्टेट में माल लेके आ रहे हो, हमें टैक्स दो, और टैक्स देना पड़ता है बॉर्डर पे। जो बिजनेस करते हैं बेटा, तुम हरियाणा में जाओगे अपनी पर्सनल गाड़ी लेके, तुम्हें टैक्स देना पड़ता है। तुम दिल्ली से हरियाणा चले जाओ, कोई टैक्स नहीं देना। तुम दिल्ली से यूपी चले जाओ, तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर तुम बिजनेस करते हो और तुम्हारा ट्रक जा रहा है, तो फिर फ्री में नहीं जा सकते, उनको है। हाँ, टोल होगा तो देना पड़ता है ना। हरियाणा जाते वक्त मान लो टोल नहीं है, टोल बेटा स्टेट में एंटर करने के लिए नहीं देना पड़ता, टोल रोड को यूज करने के लिए देना जाता है। टोल दिया जाता है क्योंकि वो उस कंपनी ने आपके लिए रोड अच्छा बनाया है, रोड अच्छा बनाया है। एक ही स्टेट में, हरियाणा में ही हो आप, लेकिन रोड यूज कर रहे हो तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। चाहे बेटा स्टेट यूज मत करो, स्टेट को एंटर मत करो, अपने स्टेट में रहो, रोड यूज करोगे कंपनी का तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स अलग है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी अलग है। क्लियर? तो गुड्स खरीदते वक्त देनी पड़ती है, सेलर के नहीं जाती। जो माल खरीदता है ना बेटा, जो लेके आता है दिल्ली में, वो बायर हो गया इसका मतलब, वो देगा। ठीक है? तो ट्रेडिंग अकाउंट ये बनेगा बेटा, फॉर्मेट आपके सामने, आप बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पक्का? चलो गुड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा मैंने नीचे एक बाइफर मीनिंग क्लियर करके दिया है। जो आपका फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट के नीचे मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है वो सारा लिख के दिया है। आई होप कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने डिटेल में पहले ही पढ़ लिया। आगे बेटा पेज नंबर 3 पे ना मैंने दो डिफरेंसेस दिए हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब 1 साल के, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब 1 साल से ज्यादा के, यानी फिक्स एसेट्स। ये आप पढ़ लेना बेटा। कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू रिसीट मैं बाद में एक बार आपको समझाऊंगा जरूर, चिंता मत करो। एडजस्टेड परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं नेक्स्ट क्लास नंबर 2 में कवर करूंगा। ठीक है, दोनों पॉइंट कवर करेंगे। अभी हमारा मेन मकसद है कि हम एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है और अपने हाथ से ट्रेडिंग अकाउंट ना बनाएं तो मजा आएगा नहीं, और एक बार बना लिया और आंसर मैच कर जाए तो फिर मजा आएगा। ठीक है ना? तो हम ट्रेडिंग अकाउंट जरूर बनाएंगे बेटा, ताकि हमें एक बार ये संतुष्टि हो कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया। पेज नंबर कौन से पे है? 4। पेज नंबर 4 पे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसका ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ। अच्छा एक बात करते हैं ताकि तुमसे गलत ना हो, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। स्टॉक है बेटा 1 लाख का, कौन सा स्टॉक है ये 1 लाख का? कैसे पता लगा? कहां जाएगा ट्रेडिंग, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। सबसे ऊपर ही लिखना बेटा ओपनिंग स्टॉक, परचेज पहले मत लिखना, ओपनिंग स्टॉक पहले लिखना। वेजेस कहां जाएंगी? नहीं, ट्रेडिंग में आएंगी नहीं आएंगी? आएंगी। सेल्स ट्रेडिंग में आएंगी नहीं आएंगी? सेल्स नहीं आएंगी? आएंगी। सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स बेटा, खर्चा नहीं है ये, सेल मतलब इनकम। सेल तो आएंगी, सेल के बिना प्रॉफिट कैसे निकलेगा?
परचेज आएंगे तो फिर सेल भी आएंगी। नेक्स्ट, रिटर्न्स आउटवर्ड, कौन सी रिटर्न है ये रिटर्न्स आउटवर्ड? सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न? रिटर्न्स मतलब वापस, आउटवर्ड मतलब बाहर। बाहर वापस कब जाएंगी? जब खरीदी होंगी। इट मींस ये कौन सी रिटर्न होगी? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न परचेज से माइनस करोगे या सेल से? कैसे माइनस करोगे पता है आपको? एक बार फॉर्मेट चेक करना, पीछे फॉर्मेट था बेटा, चेक करना। परचेज में से परचेज रिटर्न कैसे माइनस करोगे, एक बार चेक करो फॉर्मेट में। आगे समझ में कैसे माइनस करोगे? आ जाओ आगे। फ्रेट इनवर्ड बताओ, आएगा नहीं आएगा? इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट मतलब भाड़ा, इनवर्ड मतलब गुड्स आने का, गुड्स आने का फ्रेट मतलब आएगा। आउटवर्ड होता तो फिर नहीं आता। परचेजेस आएंगी, आएंगी। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड है तो आएगा। रिटर्न्स इनवर्ड क्या होती है? रिटर्न्स इनवर्ड क्या होती है? सेल रिटर्न। तो कहां से माइनस होंगी? तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक तो दिया ही नहीं, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। दिया कहां दिया? नीचे दिया है। ये नीचे पता है क्यों दिया है? इसका भी रीजन सुन लो, इसका भी सुन लो बेटा रीजन। 99% केसेस में ये ऊपर जो दिया है ना, दिस इज ट्रायल बैलेंस। 99% केसेस में आपको क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक नीचे देने का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक की कोई जर्नल एंट्री पास हुई नहीं, क्लोजिंग स्टॉक की कोई जर्नल नहीं पास हुई। जर्नल नहीं पास हुई तो लेजर नहीं बना होगा, लेजर नहीं बना तो फिर वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में भी नहीं होगा। इसलिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया गया। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा आगे 2 या 3 क्लास के बाद और डिटेल में इसको समझेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कहां जाएगा ये क्लोजिंग स्टॉक? डेबिट में, क्रेडिट से। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट। शाबाश बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे को फटाफट से ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ। शाबाश। मैं भी बना रहा हूं लेकिन मेरा मत देखना आंसर, आप अपने तरीके से करना बेटा। कोशिश करना, अपना दिमाग लगाओ और खुद कोशिश करो सोल्व करने की। यहां आंसर मत देखना प्लीज।